गांधी जी की जयंती पर प्रख्यात चिंतक, विचारक, लेखक माननीय विजय नारायण जी हमारे पास उपलब्ध है। तो बहुत ही अच्छा मौका है कि हम आपसे गांधी जी के बारे में आपकी बेबाक राय जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे और गांधी जी की भूमिका इस राष्ट्र के निर्माण में और भविष्य के लिए क्या हो सकती है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, माननीय विजय नारायण। गांधी जी राजनीति में आने से पहले एक संपूर्ण चिंतन लेकर आए थे। इस देश का खाका क्या होगा, लड़ाई की रणनीति क्या होगी, किस विषय पर हमारी सोच क्या होगी, किस तरह लोगों को एक साथ लेके चलना है। अंग्रेजी राज की पूरी रणनीति का उन्होंने अध्ययन किया था। वो जानते थे कि अंग्रेज इस देश की सारी सामाजिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाता है। गांधी जी के भारत आने से पहले अंग्रेज़ों ने 1909 में मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय असेंबली की सीटें आरक्षित कर दी थी। एक आधार तो अंग्रेज़ों ने इस देश को तोड़ने का पहले से बना दिया था और अंग्रेज इस मामले को भुनाता रहता था। तो गांधी ये जानते थे कि अंग्रेज इस देश को बांटना चाहता है, इसलिए उन्होंने 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व आरक्षण करने पर अपनी सहमति दी थी। उसका मतलब ये नहीं था कि ये मुसलमानों का ही आरक्षण। पंजाब में, सिंध में, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे, सिख अल्पसंख्यक थे, तो इसका लाभ उनको भी मिलता है। जैसे आज है, आज जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक है, तो ये वहाँ भी आयोग है जो इनके हित के लिए काम करता है। आपको याद होगा कि 1932 में ही अंग्रेज़ों ने अंबेडकर को भी बुलाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, और उन्होंने दलितों की बात भी उठाई। गांधी जी ने अपना पूरा 2 साल अगला दलित उत्थान, दलितों के मंदिर प्रवेश और उनको समान दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया। गांधी जी ने गुजरात में सबसे पहले हरिजनों को मंदिर प्रवेश करवाया था। तो उन्होंने ये कोशिश की कि भाई ये देश बंटने न पाए, अल्पसंख्यक हो या ये दलित हो जिनको अंग्रेज बांटना। अरे रुक जाओ रे। तो इस पूरी रणनीति पर अब दुर्भाग्य ये था कि गांधी जी के अपने ही पूरे साथी टूट गए। बंटवारे के सवाल पे तो कांग्रेस, नेहरू और पटेल दोनों सहमत हो गए और दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का समर्थन कर दिया। लेकिन गांधी इतना बड़ा व्यक्तित्व था कि वो कभी हारे नहीं थे। वो इसके आगे भी रास्ता तय कर चुके थे कि इस बंटवारे को मैं तोड़ दूंगा। और गांधी रह गए होते कुछ दिन, लेकिन 6 फरवरी को जा रहे थे, उसके पहले ही उनकी हत्या हो गई। तो गांधी का जो अपना जीवन दर्शन था, गांधी जी अपना सूट बूट, अंग्रेजी और अंग्रेजियत सब कुछ छोड़कर भारत आए थे। एक लंगोटी लपेट ली उन्होंने और इस देश के गरीब के और गरीबी के प्रतिनिधि हो गए। ट्रेन में हमेशा वो जनरल डब्बे में चले, बिना आरक्षण के। इस रास्ते का अनुसरण पिछले 72 साल में देश के एक भी सांसद और विधायक ने नहीं किया। गांधी जी के उस अंग्रेजियत और इन सब चीज़ों को छोड़कर जो स्वदेशी का रास्ता था, उसको देश के हमारे राजनेताओं ने अपनाने का काम नहीं किया। एक चीज़ आपने, एक शब्द का प्रयोग किया है, आप वरिष्ठ पत्रकार और बड़े चिंतक हैं, उस पर आपत्ति जताई जाती है बार बार, हरिजन शब्द पर। तो गांधी जी के इस हरिजन शब्द पर अम्बेडकर जी का भी विरोध था और कानूनी रूप से शायद वो प्रतिबंधित भी है इस समय वो शब्द। तो ये हरिजन शब्द पर अम्बेडकर ने एतराज जताया था कि हरिजन, अगर हमारे लिए आप हरिजन कह रहे हैं तो आप किसके जन हैं? इस पर आप क्या कहना? वो सही है। देखिए, शाब्दिक अर्थ इसका व्यापक है। जो हरि को मानता है वो हरिजन है। गांधी जी ने ये शब्द एक गुजराती साहित्यकार से लिया था।
जिन्होंने दलितों के लिए हरिजन कहा, तो उसकी भावना पर जाइए। उसका कहने का मतलब ये था कि ये भी हरिजन है और हमको इनका सम्मान करना चाहिए, अपने जैसा सम्मान व्यवहार। अम्बेडकर ने यह कहा कि देवदासियों से पैदा होने वाले बच्चों को हरिजन कहा गया क्योंकि उनका कोई पिता नहीं होता था, इसलिए उनको इस पर आपत्ति थी। तो ये आज जो हमारा बहुसंख्यक तबका, जिसको बहुजन या मूल निवासी या इस तरह के संगठन के लोग इस पर बड़ी आपत्ति जताते हैं। देखिए, संविधान में हरिजन शब्द नहीं है जी। हाँ, ये संविधान में है ना, संविधान में अनुसूचित जाति है जो उपेक्षित है, दलित हैं, बहिष्कृत हैं या अछूत हैं, तो ये संवैधानिक शब्द नहीं है। अब जो लोग इस पर आपत्ति करते हैं उनको दूसरा शब्द भी लाना चाहिए। जैसे दलित शब्द आया, दलित हमारे साहित्य में, पुरानी पुस्तकों में कहीं नहीं। अभी दलित पर भी शायद रोक लगा दिया है। हाँ, क्योंकि दलित शब्द आया महाराष्ट्र से। अरे आओ रे, शुरू होता। एक संक्षिप्त सवाल कि वर्तमान समय में तमाम लोग महिमा मंडन कर रहे हैं गोडसे का, किसी बहाने कहीं, कभी कभी तो उनके चित्र पर गोली दागते हुए कोई महिला दिखती हैं, तो कभी कोई और दिखते हैं, और ये सारे लोग जो वर्तमान सत्ता है इससे जुड़े हुए तमाम चेहरे वो गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये क्या है और इससे क्या होने वाला है, इसका क्या इफेक्ट? देखिए, गांधी जी की हत्या में हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों के लोग शामिल, तो ये ऐसी गलती है इन लोगों की जिस गलती को ये इतिहास के पन्नों से निकाल नहीं पाए। तो एक अपराध बोध आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों के लोग, दोनों के मन में है। एक घटना मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको लोग जानते नहीं हैं। ये जो गोरखपुर का गोरखनाथ मठ है, तो 1948 में इसके महंत थे दिग्विजय नाथ। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, जिसके उत्तराधिकारी ये आज हैं। गांधी जी की हत्या इन्हीं के पिस्तौल से की गई थी। उन दिनों पिस्तौल मिलती नहीं थी, तो पिस्तौल इन्होंने दिया। ये हिंदू महासभा के थे, योजना में सावरकर थे और आरएसएस के लोग भी थे, और उसी का इनाम आज वर्तमान महंत को मिला है जो अपने को योगी कहते हैं। तो ये गठबंधन हिंदू महासभा और आरएसएस का बहुत पुराना है। अब गांधी की हत्या को दुनिया में कोई भी जायज़ ठहरा ही नहीं सकता। गांधी की वैश्विक मान्यता है, जहाँ कोई रास्ता प्रतिरोध का नहीं है अन्याय के खिलाफ, उसका वहाँ गांधी है, वहाँ गांधीवाद है, वहाँ गांधी की अहिंसा है, वहाँ गांधी का सत्याग्रह है। अब इस देश में स्वदेशी शब्द की पहली कल्पना प्रयोग गांधी ने किया, और गांधी ने कहा कि अपने बल पर खड़े हो, छोटे उद्योग लगाओ, अपना विकास खुद करो, तभी तुम अपने बल पर खड़े हो पाओ। कांग्रेस ने भी उपेक्षा की और ये सरकार तो अभियान चला रही है। बात करेंगे स्वदेशी की, लाएंगे सब कुछ विदेशी। कथनी और करनी में भारी अंतर है। कितनी भी अच्छे प्रवचन करते रहें, लेकिन उसका रिजल्ट देश के हित में अभी इन्होंने घोषणा की कि एक अंग्रेजी का FDI शब्द है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी विदेशी आना चाहे आए, हमारे यहाँ लगाए। अब छोटे छोटे कारोबारियों, दुकानदारों में भी आ गया विदेशी निवेश। एक और बहुत बड़ी घटना की ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस की नई फुटकर व्यापार की कंपनी रिलायंस रिटेल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को 7,500 करोड़ का शेयर खरीदा है, इनको योगदान दिया है। ये लूट हमारे बाजार के बनियों की, दुकानदारों की सिर्फ देश के स्तर पर नहीं होगी, इसमें सारे दुनिया का पूंजीपति आमंत्रित किया। ये गांधीवाद की हत्या है। जिन्होंने गांधी की हत्या की वो गांधीवाद को कभी नहीं अपनाएंगे, वो गांधीवाद का सफाया करने की कोशिश करेंगे। हमारे आपने प्रसंगवश सावरकर की चर्चा की, उस पर अपने विचार थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सावरकर के जीवन के 2 पक्ष थे और ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। जो क्रांतिकारी रहे हैं उन्होंने समझौता भी किया है। तो ये 2 पक्ष, सावरकर क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, गिरफ्तार भी हुए, काला पानी भी गए, इतना पक्ष सही है।
और इसीलिए उनका नाम लिया जाता है। वीर की उपाधि उनको इसीलिए दी गई। लेकिन काला पानी अंडमान की जेल में रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता किया। जो समझौते की चिट्ठी पत्री उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखी है, जो अंग्रेज़ों ने उनके सामने शर्तें लिखी हैं, वो सारे दस्तावेज आज भी देश में मौजूद हैं। उनको अंग्रेज़ों ने छोड़ा इसी शर्त पर अंडमान जेल से कि तुम हमारे लिए काम करोगे, और वो आए। अंग्रेज़ों के इशारे पर वो हिंदू महासभा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, वीर सावरकर एक अजीब उदाहरण है इस मामले में कि अपना काम कराने के लिए अंग्रेज़ सरकार उनको 60 रुपया उन दिनों पेंशन देती थी, और ये पेंशन उनको पूना के कलेक्ट्रेट के ऑफिस से मिलती थी। बहुत से लोगों ने गद्दारी की देश के साथ, लेकिन किसी को पेंशन मिली हो सरकारी खजाने से, ऐसा एकमात्र उदाहरण सावरकर है। और गांधी जी की हत्या में वो अभियुक्त थे, उनकी अहम भूमिका थी। गोडसे ने अपने बयान में कहा है कि वीर सावरकर ने हमसे कहा कि गांधी 100 साल से ज़्यादा जीना चाहता है, ये 100 साल पूरा न करने पाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये अभियुक्त का ऑथेंटिक बयान है, कोर्ट में दिया गया बयान है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो गाँव का सावरकर का रूप है, आधा अलग है, आधा अलग है। अभी आपने जो सुना वो अपने आप में एक बहुत ही रोचक, महत्वपूर्ण और गंभीर तथ्य है। और उसके साथ ये बात जुड़ी है कि हम किसी को मानते हैं तो पूरी तरह से आंख मूंद करके अंधभक्त की तरह से मान लेते हैं। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई ऐसा पात्र हो जिसके किसी कार्य से हम प्यार कर सकें और उसी के किसी कार्य से हम नफरत कर सकें। तो हमको ये सच्चाई, यथार्थ, हकीकत समझना होगा कि हम किस काम से प्यार करें और किस काम से नफरत करें। हो सकता है कि हमारे पिता बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन उनमें कोई खामियां भी रही हों, तो हम उनकी खामियों को हमें छोड़ना होगा, उसे नज़रअंदाज करना होगा। उसकी ज़रूरत पड़े तो निंदा भी करनी होगी, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको लेकर के हमको आगे चलना होगा, क्योंकि हमको एक अच्छा भारत बनाना है, एक अच्छा समाज। चलो यार, समाप्त करो यहाँ पे। चलो बच्चों, आओ।